नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि, पशु पक्षियों और मानव जीवन पर किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर गोपाल शंकर सिंह। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है या पूरे विश्व में चर्चा है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन है क्या और आम जनमानस कैसे समझे कि जलवायु परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है या इसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, सबसे सीधी सी बात है कि जो भी परिवर्तन दिख रहा है आजकल क्लाइमेट को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के, बारिश को लेकर के, गर्मियों में गर्मी और ज़्यादा पड़ने लगी है, बारिश में और ज़्यादा बारिश होने लगी है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। और यही नहीं, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से इसको लोग जो है इसको अनुभव करने लगे हैं कि जो गर्मी का समय होता था, कुछ फेज रहता था कितने महीने पड़ेगा, उसका समय अब बढ़ गया है। उसी तरह बारिश का भी एक फेज होता था कि इस महीने से एक महीने तक बारिश होगी, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी रेगुलरिटी हो गई है। उसी तरह ठंड में भी आप देखें, जो विंटर सीजन है उसमें क्या हो रहा है कि ठंड जो पड़ रही है उसका भी ड्यूरेशन बिल्कुल बदल गया है। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें आम जनता बहुत तेज़ी से जान गई है, इसको अनुभव करने लगी है और इसको फील करने लगी है कि नहीं, ये जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसका कुछ ना कुछ इसके बारे में जो चीज़ें जो देख रहे हैं, जो चीज़ें जो उनको दिख रही है उसके बारे में वो सोचना शुरू कर दिए हैं, कई रूप में, कई पहलू में, कई तरह से, जो कि इसके प्रभाव को वो लोग अनुभव करना शुरू कर दिए हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, मतलब कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस वजह से इस तरह का जो कहा जाए कि अनियमितता देखने को मिल रही है जलवायु में? देखिए, हुआ क्या है कि कुछ हमारे विगत 30-40 साल में जो हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। ये जो ग्रीन हाउस गैस का बहुत बड़ा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। ये कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट फॉर्म है, सल्फर के डिफरेंट फॉर्म है, मीथेन है। ये सब कुछ गैसेस बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेयर में बढ़ा हुआ है और एटमॉस्फेयर में बढ़ने से ये टेम्परेचर को धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं और इसके टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत चीज़ें आपस में परिवर्तन हो रही है, जो कि बारिश के ऊपर भी असर हो रहा है, जो कि गर्मी के ऊपर असर हो रहा है, जो कि ठंड के ऊपर असर हो रहा है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर इसको किसी तरह से कम करना रहे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, प्लांट लें। प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो करता क्या है कि हम लोग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे लिए जहरीली है, वो प्लांट उसको लेता है, भोजन बनाता है और अपने पेड़ में, अपने जो तने में उसको इकट्ठा करता है और जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। प्लांट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ये बढ़ाने के लिए, हालांकि जो आम जनमानस इस चीज़ को जान रही है कि नहीं, प्लांट को और बढ़ाना चाहिए, लगाना चाहिए। मतलब वृक्षारोपण बहुत ही जरूरी है, बहुत ही हरियाली बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसको बढ़ाना चाहिए और मास स्केल पर और बढ़ाना चाहिए, मैं तो इसको कहूँगा। तो ये तो कारण हो गए कि मतलब, लेकिन एक तरह से विकास भी जरूरी है जी। और पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। तो दोनों ये एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत ही इसको कहेंगे हम कि विकास ज़रूरी है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और उससे ज़्यादा पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हम लोग को रहना, उसी में जीव जंतुओं को रहना, उसी में जो है पशु पक्षियों को रहना, पूरी लाइफ उसी में इन्वॉल्व है। तो जो विकास का है, अगर हम विकास को कुछ नेचर फ्रेंडली बना लें, जो प्रकृति से मिलजुल करके बना लें, जो विकास का, जो कि नेचर फ्रेंडली
कृषि के जो चीज़ें हैं उसको हम लोग उपयोग करना शुरू कर दें, जो विकास के लिए जो प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करती हैं, जो बहुत तेज़ी से अपने अंदर इकट्ठा करती हैं, इन सब चीज़ों को माध्यम में अगर हम लाएं तो बहुत आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। ये ज़रूर हुआ है कि विकास को एक तरफा ध्यान दिया गया और पर्यावरण को थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया, और इसी कम ध्यान में कुछ चीज़ें जो असंतुलित हो गई, और असंतुलित होना ही जो जलवायु परिवर्तन में, अब परिवर्तन के साथ में हम लोग भी उसके भोगी हैं। हाँ, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, तमाम तरह के वाइल्ड एनिमल बर्ड्स हैं, तो ये सब सारे के सारे शिकार हो जा रहे हैं उसमें। तो इसका कृषि पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, कृषि पर बहुत तेज़ी से प्रभाव दिख रहा है। हुआ क्या है कि जब आप कुछ ऐसे, हमारे यहाँ जो कृषि का प्रोविज़न है बहुत ही क्लियर है। किसान उस तरह से अपने आप को सदियों से बहुत पुराने तरह से अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से, अपने जो उनके पास नॉलेज है जनरेशन टू जनरेशन चलता है, वो अपने आप को, वो उनको पता था कि ठंड में कौन कौन सा फसल लगाना चाहिए, गर्मियों में कौन कौन सा फसल लगाना चाहिए, और बारिश में कौन कौन सा फसल लगाना चाहिए। यही नहीं, उनको ये भी पता था कि किस फसल के साथ कौन सा फसल और हम लोग मिला करके उसको भी साथ में करें, ताकि अलग अलग फसल जो है पकेगी, उसी अनुसार जो खुराक है मिट्टी का, जो मिट्टी में खुराक है पौधा अलग अलग लेगा, जो फसल अलग अलग लेगी। तो इस तरह से बहुत बैलेंस सब चीज़ों को किसान को मालूम था, ये सब चीज़ें करते थे। लेकिन जो एक तरह से कहा जाए हरित क्रांति के बाद खादों का भी प्रयोग ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा हो गया, और कुछ बहुत गिने चुने खाद उनको सजेस्ट किया गया कि भाई ये आप खाद को ज़्यादा डालें, इस फसल के लिए इस खाद को डालें, और धीरे धीरे हरित क्रांति के, देखिए अनाज भी ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन साथ ही साथ दोनों चलना चाहिए था। एक ऐसा माध्यम निकालना चाहिए ताकि जो भी हो मिट्टी पर न प्रभाव पड़े। ज़्यादा हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वातावरण जो है, वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सॉइल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, जो आसपास में जो पानी में मछलियाँ रहती हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें खेती के लिए खासकर, जो अभी भी किसान आप देखें उनको पुराने जो पद्धति से अभी से उनको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको ये फसल लगाना चाहिए। तो अगर उस फसल को लगा रहे हैं, उनको और किसी रूप में बढ़ावा दिया जाए, किसी और रूप में प्रमोट किया जाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ईजिली जो कि एडॉप्टेशन करने की बात आती है, मिटिगेशन की बात आती है, कि हम उसको जो है किसान अपने आप को उसको जो है फॉलो करते हैं। तो हमारा सजेशन है कि तमाम ऐसे फसल हैं जो कि ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें भी अपने आप को बहुत अच्छे से पैदावारी करते हैं। उस फसल को प्रमोट करना चाहिए, उस फसल को बढ़ावा देना चाहिए, उस फसल को लगाने के लिए और जो है आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नेचर है वो संतुलित रहे। डॉक्टर साहब, ये मनुष्यों और पशु पक्षियों पर जो ये क्लाइमेट चेंज, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, किस तरह से प्रभाव डालता है? देखिए, जहाँ तक पशु पक्षियों का एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण लेकर के यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, जो पक्षियाँ हैं वो उनको भी अपना सब टेम्परेचर का बहुत अच्छी तरह से पता है। उसी अनुसार वो अपनी जो है जो घोंसले बनाते हैं, जो अपना ब्रीडिंग करते हैं, जो अपना खाने पीने का चीज़ होता है, उनको सब सीजन कौन सा सब कुछ पता है। ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, आप देखिए ठंड इलाके से कौन से बर्ड्स जो है साइबेरियन बर्ड्स कहाँ से कहाँ मूव करके आते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ से जो मूव करके आते हैं उनके ऊपर सोचें आप कितना प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे रहेंगे, किस तरह रहेंगे, कितने समय, क्योंकि पहले उनकी साइकिल सब पता है कि हम जाएंगे तो 2 महीने इसे इलाके में, इस एरिए में रहेंगे। लेकिन उस 2 महीने में अगर वहाँ का टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया है, जो पानी पड़ने में परिवर्तन हो गया है, तो कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे। तो इस तरह से बहुत पक्षियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।
आप देखें हमारे बनारस में गंगा जी में अगर आप देखें तो बहुत पहले से कुछ बर्ड्स आती हैं गंगा जी में और उनका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा था। हाँ हाँ, वो आकर के काफ़ी दिनों तक रहती थी। कम से कम 1.5-2 महीने जो है इस इलाके में आकर के जो है रहते हैं। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है तो इस साल थोड़ा सा वो है। लेकिन जो अभी परिवर्तन बहुत तेज़ी से दिख रहा है, इसका बहुत तेज़ी से पशु पक्षियों के ऊपर, खासकर पक्षियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और यही नहीं, पशु को भी अगर आप देखें तो जो पशु, जैसे एक एग्जाम्पल हो समझने के लिए, ठंड इलाके में याक जो है बहुत ही कॉमन जानवर है। लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो याक कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जीवित रहेगा, कैसे जो है वहाँ के ऊपर काम चलेगा, जबकि पूरी लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ पैटर्न वहाँ के उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से मनुष्य और जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक हैं, कहा जाए कि मतलब एक के बिना किसी का जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए नेचर में जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि जो हम लोग पूरी तरह से खेती के ऊपर निर्भर है, हम लोग पूरी तरह से पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है, हम लोग पूरी तरह से जो वहाँ के पानी की जो पुराने व्यवस्था थी, जो तालाब थे, जो कुंड थे, जो कि जो पानी इकट्ठा करने के तरीके हैं, वो सब के ऊपर एक दूसरे को पूरा का पूरा निर्भर आदमी ऐसा। क्योंकि इकोसिस्टम में क्या है कि जो सन से एनर्जी आती है वो प्लांट्स में आता है, पौधे में आता है, फिर पौधे से जो रूप का पौधे हो, फिर उसको हम लोग जो है उसको कई तरह से उपयोग करते हैं। और हम ही लोग नहीं उपयोग करते हैं, जानवर भी उसको खाते हैं। उसमें जो कोई हर्बीवोर्स है, कोई शाकाहारी, कोई कार्निवोर्स है, कोई दोनों उपयोग करता है। तो ये सिस्टम बहुत ही एक दूसरे को इसी को लेकर के डॉक्टर साहब ये हो रहा है कि जो हमारी ओजोन परत है उसको बचाया जाए, कि जिससे कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधे न पड़े, जिससे कि अगर सीधे पड़ती है तो एक तरह से कहा जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव वो शुरू हो जाएगा, या धरती जो हमारी दिनों दिनों गर्म होती जा रही है तो वो भी बढ़ने लगेगा। जी। देखिए वो लेयर करता है क्या, ओजोन लेयर क्या करता है कि एक सर्टेन ऊंचाई पर है और वहीं पर वो टेम्परेचर को जो है फिल्टर करता है वो। तो जब फिल्टर नहीं होगा, जैसे वो थिन हो जाएगी तो वहाँ से एनर्जी ज़्यादा नीचे आएगी, और एनर्जी ज़्यादा नीचे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के उसका एनर्जी वैल्यू बढ़ता है। तो यही बेसिकली एक पर्यावरण में उसका टेम्परेचर का प्रभाव दिखता है। तो बेसिकली यही एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस फिनोमेना है ये, तो इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको ओजोन लेयर को जो है बचाए रखना चाहिए। इसके लिए वही है कि हम जितना से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को अपनावें, और जो भौतिकवादी चीज़ें हैं उसको भी कम करें। देखिए हम जितना भी कुछ आप के आगे एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हम लोग कई सदियों तक, कई सालों तक एक दूसरे को आपस में साथ रहे हुए हैं और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 1960 के आसपास से कुछ चीज़ें हमारे मॉडल बदले और उसी में बहुत तेज़ी से जो है क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट अनुभव दिखने लगा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुराने चीज़ों के मॉडल को भी हम उसको अपनाएं, और जो नए चीज़ें कुछ मॉडल हैं जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, जो कि हमारे उसको बचाने के लिए बहुत अच्छे मॉडल होंगे, उन सब चीज़ों को आपस में मिला करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, एक बहुत अच्छा जो है रास्ता निकलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो जलवायु परिवर्तन एक तरह से कहा जाए कि उसका संरक्षण जो हमारा आम जनमानस है वो किस तरह से करे कि हमारा जो जलवायु है वो सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी जो है उसका ठीक ढंग से सदुपयोग कर ले? देखिए इसमें तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और जो नए जनरेशन आ रहा है उसको हमारे कृषि के बारे में, हमारे जानवर के बारे में, जो जानवर हैं जो भी हम लोग डोमेस्टिकेट किए हैं, जो हम लोग पाले हुए हैं, जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में फ़ायदा बताना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका बहुत उपयोग है। लेकिन हमारी जो एक नई पीढ़ी थोड़ी सी जो भी रीजन रहा है उसको पुराने चीज़ें को हमारा समय भटक गई हैं, यही समाप्त होता है। तो और आप स्टूडियो में आए और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से
कैसे निपटा जा सकता है और इसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हमारे दर्शक भाइयों को जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।